हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अभी फ़िलहाल फिर से कॉलेज में जो स्टडीज़ हैं शायद कुछ समय तक स्थगित रहेंगी और हमें अपनी पढ़ाई फिर से ऑनलाइन मोड में ही करनी पड़ेगी। तो जो डिस्कशंस हमारे करंटली क्लास में हो रहे थे, तो अब हम इस मोड में उसे स्विच करेंगे। डेफिनेटली ये मोड उतना एफिशिएंट तो नहीं है जो हम जैसे हम ब्लैक बोर्ड टीचिंग कहते हैं, आप लोगों के सामने क्लासरूम टीचिंग होती है। ओके, उतना एफिशिएंट कोई भी मेथड नहीं हो सकता है, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। और होपफुली इस समय जो हम पहले ऑनलाइन स्टडीज़ जब हमने किए हैं उससे थोड़ा बेटर हम इस स्थिति इस समय हो सकती है, इस सेंस में कि कुछ हद तक हमारे डिस्कशंस क्लासरूम में हो रखे हैं, तो उन्हीं को बिल्डअप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो कंसेप्ट से रिलेट आप कर कर सकते हैं, तो कुछ हद तक हमारा इंटरेक्शन हो रखा है इस बीच के पीरियड में, तो इसलिए शायद इस समय पहले के मुकाबले थोड़ा आसानी होगी। आप लोगों को डेफिनेटली अपने एंड से ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, और जो वीडियोस जिस दिन पोस्ट किए जाते हैं उसी दिन उसको डाउनलोड करके एट द मोस्ट नेक्स्ट डे, अगर उस दिन किसी कारण से डेटा के कारण समस्या हो रही है, कनेक्टिविटी के कारण इशू है, जो भी है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट डे आप बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन ना करें कि हाँ वीडियोज़ तो नेट पे अवेलेबल है, मैं कभी भी डाउनलोड करके देख लूँगा या देख लूँगी। वो प्रैक्टिस शायद बहुत ज़्यादा आपके लिए फलदायी नहीं होगी। तो जैसे ही मैटर अपलोड किया जाता है तो कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी उसे देख के आप उसे वो कर सकें, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट लेक्चर है वो उसी पे बिल्ड होता है। ओके, यस। और दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, करंटली जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ अभी, ये है तो बीएससी सेकेंड ईयर के थर्मोडाइनमिक्स की लास्ट यूनिट, बेसिकली जिसे हम रेडिएशन लॉज कहते हैं। ओके, एग्जैक्ट यूनिट का नाम क्या है मैं अभी ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन रेडिएशन से संबंधित जो स्टडीज़ हैं वो हमने करनी है। बट जैसे मैं क्लासरूम में भी कह रहा था, मैं इनकॉर्पोरेट करना चाह रहा था इसमें हमारे जो बीएससी फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स हैं उसको भी, तो ये इसीलिए लेक्चर दोनों को ध्यान में रख के अब बनाए जा रहे हैं। बीएससी फिफ्थ के जो करंट सिलेबस है उनका फिज़िक्स का वो पूरा हो चुका है, तो हमें वहाँ कुछ स्टडी नहीं करना है, लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक मैं उनको इसलिए स्टडी करने को फिर से कह रहा हूँ, ये उन्होंने होपफुली अपनी पिछली क्लासेस में कहीं पे पिछले सेमेस्टर में कहीं पे स्टडी कर लिया होगा, बट नेक्स्ट सेमेस्टर में वो जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं उसकी शुरुआत ही यहाँ से होती है। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में, जो हमारी लास्ट यूनिट है ये रेडिएशन लॉज, इसका मेन एम अगर मैं एक लाइन में समराइज़ करूँ, हम इस इक्वेशन का ओरिजिन समझना चाह रहे हैं कि इसका आइडिया कहाँ से आया। इसे आज की डेट में वैसे यूजुअली आइंस्टीन रिलेशन कहा जाता है, लेकिन ये सबसे पहली बार ये इस तरह का रिलेशन जो यूज़ किया था प्लैंक ने यूज़ किया था, और प्लैंक ने इसका इस्तेमाल किया था ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, तो इसलिए ये इसे आप कह सकते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का जो बर्थ है वो प्लैंक के आइडिया से शुरू होता है। ओके, क्वांटम मैकेनिक्स को बनने में, खुद जो बेसिक स्ट्रक्चर भी बनने में करीब 25-30 साल लगे हैं। 1925 से और 1930 के बीच आप उसका मैचुरेशन समझ सकते हैं, इन सेंस में कि श्रोडिंगर इक्वेशन आई थी वहाँ पे। लेकिन जो उसका बर्थ है 1900 में, जो थ्योरी प्लैंक द्वारा दी गई थी, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला, वहाँ पे प्लैंक ने जो ये आइडिया जो इस्तेमाल सबसे पहली बार फिजिक्स में किया था, ये क्वांटम का पहली बार नोशन फिजिक्स में आया था। तो इसलिए मैं इसे बर्थ ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेट करूँगा। तो फिफ्थ सेम के स्टूडेंट्स को मैं इसीलिए मोटिवेट कर रहा था कि वैसे आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और ये आपके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं था, ठीक है, तो ये था कि आपकी इच्छा है तो आप आ सकते हैं। तो लेकिन ऑनलाइन मोड में मैं लेक्चर्स आपके ग्रुप में भी सेंड करूँगा, तो जो लोग देखना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा सभी लोग देखें, आपका मोरलेस बाकी पेपर्स का भी, बाकी सब्जेक्ट्स का भी सिलेबस हो रखा है, तो आप पे टाइम है थोड़ा, तो आप उसे यूज़ करें ताकि आपकी आगे की पढ़ाई जो है वो आसान हो चुके। और सेकेंड ईयर वाले भी इसको इसी नोशन से स्टडी करें कि वो यहाँ पे अपने सिलेबस की भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली फाउंडेशन है वो जो आगे जो स्टडीज़ करने वाले हैं आगे आने वाले सालों में, मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं उसकी फाउंडेशंस यहीं पे पड़ती हैं। ओके, तो इस सेंस में वो पढ़ाई करें। अच्छा, दूसरी चीज़, इस लेक्चर में मैं जो स्टार्ट करूँगा, ये वही आइडियाज़ हैं जो पिछले 2-3 दिन क्लासरूम टीचिंग में वैसे हमने डिस्कस कर लिए थे ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड, लेकिन अब हमारी ऑडियंस थोड़ा वाइड हो चुकी है। जो स्टूडेंट्स क्लास में नहीं आ रहे थे सेकंड ईयर के, वो भी इस मटेरियल को अब एक्सेस कर सकते हैं, और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी जो नहीं थे या जो थे भी, वो भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए जो मैंने पिछले 2-3 दिन में क्लास में वो किया था, हो सकता है जो बच्चे स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास में आ रहे थे उनको ये रिवीजन जैसा लगे, बट इट वुड बी अ गुड रिवीजन। तो मैं जस्ट बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड एलिमेंट्री जो आइडियाज़ हैं वो यहाँ पे कन्वे करूँगा, और फिर नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स हम उसको डेवलप करेंगे, अलग अलग रेडिएशन लॉज एंड ऑल दोज थिंग्स, डेंसिटी ऑफ मोड्स एंड ऑल दोज थिंग्स। ओके, सो लेट मी स्टार्ट दिस। हिस्टोरिकल सेंस में अगर हम देखें, नोशन क्या है, इसी नोशन को आप बैक ऑफ माइंड में रखिए कि हमने इसको समझना है। इसको समझने के मतलब को मैं एक दूसरी तरह से भी कहूँगा, क्लासिकल मैकेनिक्स टू क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स आप लोगों ने अभी टेक्निकली पढ़ी नहीं है, पर ये शब्द आप पीछे से सुनते आ रहे हैं। श्रोडिंगर इक्वेशन भी किसी न किसी फॉर्म में फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं वो इक्वेशन भी आप इनकाउंटर कर चुके हैं, ठीक है, उसको आपने सॉल्व नहीं किया है, और थोड़ा बहुत आइडिया आपको क्वांटम का है ही। ओके,
दिस। लेकिन अगर हम हिस्टोरिकल सेंस में देखें तो 1900 से पहले की जो फिज़िक्स है उसी को मोटा मोटा हम आज की डेट में कहते हैं कि वो क्लासिकल फिज़िक्स है। क्लासिकल फिज़िक्स को अगर मैं बहुत रूडली कहूँ, बहुत ग्रॉसली कहूँ तो न्यूटन्स लॉ जो है, वो भी न्यूटन्स इन पर्टिकुलर सेकंड लॉ जो है F=dp/dt, F=ma, वो न्यूटन्स वो क्लासिकल फिज़िक्स का बेसिस है। उसके अलावा उसमें और भी कंपोनेंट्स हैं, पर जहाँ तक डायनेमिक्स की जो हम बात करते हैं वो ये है। लेकिन उसके अलावा हमें एक और मेजर कंपोनेंट की बात करनी पड़ेगी। मैकेनिकल सिस्टम्स को डिस्क्राइब करने के लिए तो आपके पास ये था, लेकिन उसके अलावा एक और फीचर जो नेचर में दिख रहा था जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को भी आप हिस्टोरिकल सेंस में देखें तो इलेक्ट्रिसिटी अलग फिनोमेना था, मैग्नेटिज्म अलग फिनोमेना था। लेकिन फिर कई लोगों का वर्क और लास्ट में जैसे मैक्सवेल की चार इक्वेशंस में, जिसको बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में हम उसे वो करके लिख सकते हैं, मैक्सवेल का जो थंडरिंग अचीवमेंट है, चार मैक्सवेल्स इक्वेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सब कंबाइन होके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी बनता है। और ये भी आपको पता होगा कि ये भी रिवील हो गया था कि लाइट जो है वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर्ट्ज इत्यादि के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, लाइट अदरवाइज 1600 1700 तक एक अलग फिनोमिना था। लाइट की स्टडी मतलब लेंसेज और प्रिज्म और डिफ्रैक्शन और इससे रिलेटेड वाली जो स्टडीज़, पोलराइजेशन से रिलेटेड स्टडीज़ लोग कर रहे थे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म अलग चीज़ें थी। वायर में करंट फ्लो किया, रेजिस्टेंस गर्म हुआ, लाइट इमिट हुई, लाइट इमिट वाले पार्ट को छोड़ दें, रेजिस्टेंस हीट हुआ, पावर जनरेट हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हुई, मैग्नेटिक इफेक्ट्स मैग्नेट का को आपने वो किया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। ये फिनोमिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था। लाइट अलग था। लेकिन फिर जब मैक्सवेल की थ्योरी बनी तो फिर उस समय ये रियलाइज़ हो गया और एक्सपेरिमेंटल उसके कि लाइट भी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लेकिन अब मैं इंपॉर्टेंट शब्द बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट का जो उस समय नोशन था और जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे था, नोशन केवल ऐसे ही डेवलप नहीं किए थे, जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस था वो ये सजेस्ट करता था कि लाइट एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, और वो भी आप जानते हैं लाइट में जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अगर उन्हें आपने वाइब्रेशंस कहें तो वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है इन दैट सेंस, बट पॉइंट इज वेव। लाइट एक वेव है। एक्सपेरिमेंट्स कौन से थे? जो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, और भी हो सकते हैं नाम, पर मैं केवल इन तीन फिनोमिना के अगर नाम लूँ, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन फंडामेंटली आप जानते हैं ये दोनों वैसे एक ही फिनोमिना है, इनको बेसिकली इसे सुपरपोजिशन कहना चाहिए। लेकिन लेट्स से इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन जैसे जो फिनोमिना हैं, इनको हम तभी समझ पाते हैं, जो जो आप ऑप्टिक्स के अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, कि लाइट को जब हम वेव की तरह ट्रीट करते हैं तो ये सिंपली हम ऐसे कहते हैं ये फिनोमिना वेव्स में ही होते हैं और लाइट में ये फिनोमिना देखने को मिलते हैं, इसलिए लाइट को वेव ट्रीट किया गया। तो कोई गलत नहीं था, उस समय जितना नॉलेज अवेलेबल था उसके बेसिस पर लोगों ने कंक्लूड किया कि लाइट है वेव। लेकिन एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, लगभग 1900 के आसपास, एकदम आप ये ना सोचिए एकदम 1900 में हुआ, जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास हुआ, इन द सेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जितने हम बिल्ड कर सकते थे, हमारी कैपेबिलिटी उसकी इम्प्रूव होने लगी, हम ज़्यादा और ज़्यादा बेटर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, ज़्यादा सुग्राही एक्सपेरिमेंट्स हम करने लगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने रिवील किया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ को अगर हम पूरी तरह यूज़ करें, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ का रफली आप मीनिंग समझ सकते हैं, न्यूटन्स लॉ और लाइट को वेव ट्रीट करना। मैं बहुत रफली कह रहा हूँ ये, ठीक है, ग्रेजुअली यही आइडियाज़ आपके मॉडर्न और क्वांटम में और बेटर होते जाएंगे, बट रफली ये जो आइडियाज़ हैं ये शायद पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे पता लगा? वो है एक्चुअली रेडिएशन की स्टडी। रेडिएशन में भी इन पर्टिकुलर हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी वैसे आपको पता है, बट आई विल ट्राई टू गिव अ फॉर्मल डेफिनेशन कि ब्लैक बॉडी किसे कहते हैं। बट ब्लैक बॉडी रेडिएशन की लोगों ने जब स्टडी की, लैब में उसके रिलेटेड मेजरमेंट्स किए, और फिर जितना नॉलेज उस समय फिज़िक्स का था, जिसे हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं, उसको अप्लाई करके अगर उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की व्याख्या करने की कोशिश की तो उनके ये अटेम्प्ट फेल हो गए। मतलब सिंपली क्लासिकल फिज़िक्स से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं समझ सकते हैं। लैब में ब्लैक बॉडी रेडिएशन का के जो मेजरमेंट्स हैं वो क्लासिकल फिज़िक्स से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, और इसी को हम कहते हैं फेलियर ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और फिर वहीं पे आए प्लैंक। प्लैंक ने जो अपना रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया, क्वांटम का आइडिया जो दिया, जो इस तरह की एक आज की डेट में सिंपल सी इक्वेशन में हम समराइज उसे कर सकते हैं, बट एक्चुअली ये एक बहुत रिवोल्यूशनरी आइडिया था, एक बहुत बोल्ड आइडिया था। और इसने ये बताया कि हमारे वर्ल्ड जो है, हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड जो है, वो फंडामेंटल लेवल पे
क्लासिकल फिजिक्स के लॉज से ऑपरेट नहीं होता है, उसके लॉज अलग हैं जिसे हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। सो एक लाइन में जिसे हम समराइज आज की डेट में करते हैं, आवर वर्ल्ड इज़ इनहेरेंटली क्वांटम। हमारा जगत जो है, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, जो भी आप कहें, वो मूल रूप से क्वांटम है। क्वांटम होने का मतलब वो क्वांटम डायनेमिक्स के जो नियम हैं उससे चलता है। ओके, तो मोर ऑन दिस एज वी गो। तो अब सवाल ये आता है, तो अब मैं सीधे इस पर आता हूँ। क्या है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन? क्या है जिसको क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई और जिसके लिए फिलिप प्लैंक के आइडिया से हमें क्वांटम की तरफ जाना पड़ा? ओके, तो पहले ब्लैक बॉडी क्या है? सबसे पहले ब्लैक बॉडी की बात करते हैं। पहले ब्लैक बॉडी से भी पहले किसी जनरल ऑब्जेक्ट की बात करें। अगर ये कोई जनरल ऑब्जेक्ट है तो इस पर जब अगर लाइट पड़ती है, ओके, तो ये उस लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब करता है और कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट करता है। मैं ट्रांसमिट की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेट मी टॉक अबाउट ओपेक। कोई जरूरी नहीं खैर ओपेक भी हो, लेकिन अपने पे पड़ने वाली जो लाइट है, ऑब्जेक्ट उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब करती है। अब लाइट में भी आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, जब हम लाइट कहते हैं, लाइट का मतलब है वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। मैं यहाँ पे केवल एक वेवलेंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। यूजुअली जब मैं कहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट डाल रहे हैं, तो आपको ये सोचना है हम उस पर सारी फ्रीक्वेंसी की लाइट डाल रहे हैं। और अगर अलग से केवल एक फ्रीक्वेंसी की डाल रहे होंगे तो मैं कह दूंगा, बट अभी जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालें, तो इसका मतलब ये नहीं है मैं केवल उस पर रेड लाइट डाल रहा हूँ या केवल ग्रीन लाइट डाल रहा हूँ। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, मेरा तात्पर्य किसी भी वेवलेंथ या किसी भी फ्रीक्वेंसी से हो सकता है। आप लोग जानते हैं जो विजिबल पार्ट ऑफ लाइट है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये फ्रीक्वेंसीज तो हम आँख से इसे इंस्पेक्ट कर पाते हैं। हमारी आँख इसके लिए वो हैं, क्या कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिव हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर आप इसे वेव समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ई और बी फील्ड्स इसमें हैं, तो रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाली भी इस तरफ को वेवलेंथ इंक्रीज़ कर रही है, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है फ्रीक्वेंसी इस तरफ को डिक्रीज़ कर रही होगी या इस तरफ को इंक्रीज़ कर रही होगी। तो रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो रेज होती हैं, जिनको हम इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स वगैरह, वो अलग अलग नाम उनको देते हैं डिपेंडिंग ऑन उनकी वेवलेंथ रेंज, या वॉयलेट से कम वाली जो वेवलेंथ होती हैं, या कम वेवलेंथ, या आप उसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। वॉयलेट से ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी वाली जो रेज होती हैं, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वायलेट रेज, और फिर उससे ज़्यादा वो एक्स रेज एंड गामा रेज, और भी ज़्यादा एनर्जेटिक अगर कोई रेडिएशन है तो जब मैं सिंपली लाइट कहता हूँ, तो लाइट का मतलब आप केवल ये ना समझें कि यहाँ पे हमारा ये सेंस है। सही शब्द मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लेकिन सामान्य भाषा में हम लाइट ही कहते हैं। तो जब मैं कहता हूँ कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट डालते हैं, तो उसका मतलब रेडियो वेव्स भी हो सकता है। आपने उस पर रेडियो वेव डाली और आप देख रहे हैं कि वो कितनी रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और कितने को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या उसका मतलब गामा रे या एक्स रे से भी हो सकता है, विजिबल से भी हो सकता है। ओके, तो जनरल आप जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे हम लाइट डालें तो हाँ, कुछ को रिफ्लेक्ट करता है, कुछ को वो। ओके, इनफैक्ट अब मैं यहाँ पे आता हूँ इंडिविजुअल रेडिएशन पे। इंडिविजुअल रेडिएशन मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट पे केवल एक फ्रीक्वेंसी की लाइट डालें, एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ की लाइट डालें, ओके, माना फ्रीक्वेंसी के टर्म में वो फ्रीक्वेंसी न्यू है, या अगर आप वेवलेंथ उसकी करस्पॉन्डिंग निकालें, न्यू लैम्डा इक्वल टू सी से आप वेवलेंथ निकालें, तो ये एक वेवलेंथ की लाइट आपने डाली और केवल उसके लिए आप चेक कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट अगर इस ऑब्जेक्ट पे डाली जाए तो ये इसके कितने फ्रैक्शन को एब्जॉर्ब करता है। हम केवल एब्जॉर्प्शन पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। तो जिस फ्रैक्शन को वो एब्जॉर्ब करता है इंसिडेंट एनर्जी के, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्टिविटी। ओके, बाकी टेक्निकल नाम और आप देख सकते हैं। माना मैं उसके लिए सिंबल ए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन ए एट लैम्डा, वो लैम्डा वेवलेंथ वाली जो लाइट उस पर पड़ी, उसका कितना फ्रैक्शन उसने एब्जॉर्ब किया। से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स एनर्जी हमने किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा की किसी ऑब्जेक्ट पे डाली और उसने उसमें से 80% को एब्जॉर्ब कर लिया, 100 में से 80 यूनिट्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो आप उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोलेंगे। इस वेवलेंथ पे उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है 0.8, 80/100। ओके, हो सकता है कोई दूसरी वेवलेंथ है, माना रेड लाइट, मैं पर्टिकुलर एग्जांपल लेता हूँ, माना किसी ऑब्जेक्ट पे आपने रेड लाइट डाली और रेड लाइट का वो 80% एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आप बोलेंगे ए रेड, एब्जॉर्प्शन फॉर रेड इज इक्वल टू 0.8। इसी के बजाय माना उसी ऑब्जेक्ट पे आपने कोई दूसरी लाइट डाली, अगेन मैं विजिबल का एग्जांपल लेता हूँ, माना ग्रीन की 100 यूनिट एनर्जी उस पर इंसिडेंट करने पे वो उसमें से माना 60% एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट फॉर ग्रीन उसके लिए हो जाएगा 0.6। ओके, यहीं से जिसे आप ऑब्जेक्ट्स का कलर कहते हैं कि ऑब्जेक्ट को क्यों नजर आती है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, बट ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है, कोई एनर्जी डाली कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, पूरी की पूरी एनर्जी को अगर एब्जॉर्ब करता है। माना यही मटेरियल इस पर अगर जब हम से अल्ट्रा वायलेट लाइट डालते हैं
और ये अल्ट्रावायलेट लाइट को माना पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ इस तरह का इसका नेचर है। तो आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ए यू वी इज इक्वल टू 1। अल्ट्रावायलेट के लिए इसका एब्जॉर्प्शन कितना है, 1। ओके दिस। तो अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट एम्फेसाइज करना चाहूँगा, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम ये कहते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी समय किसी रेडिएशन की बात कर रहे हैं जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, सिंगल वेवलेंथ के लिए जो हम शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है मोनोक्रोमेटिक। क्रोम शब्द कलर से तात्पर्य रखता है, मोनो मतलब सिंगल, एक कलर। एक कलर का मतलब टेक्निकली मतलब है एक सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी। ओके, न्यू लैम्डा से आप कनेक्ट करके सिंगल फ्रीक्वेंसी की बात कर सकते हैं। बट एक्चुअली अगर इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस से भी आप सोचें, आप कभी भी सिंगल वेवलेंथ की बात कर ही नहीं सकते हैं। ओके, माना आप कह रहे हैं कि कोई आपने किसी ऑब्जेक्ट पे 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट डाली, बट अगर आप एग्जैक्टली 6000 एंगस्ट्रॉम कह रहे हैं तो 6000 एंगस्ट्रॉम एग्जैक्टली लाइट तब होगी अगर आप 6000.00000000 अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0000 की गारंटी कर सकें। जब आप एक्चुअली कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे डाल रहे हैं और आप उसकी वेवलेंथ इतनी रीड कर रहे हैं, तो आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन के कारण इसका अर्थ कुछ इस प्रकार का होगा, 6000 प्लस माइनस 1 एंगस्ट्रॉम। माना आपका इंस्ट्रूमेंट में प्लस या माइनस 1 एंगस्ट्रॉम तक का, जिसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप वेवलेंथ जो रीड कर सकते हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम, उसकी जिसे लीस्ट काउंट कहते हैं, उतनी लीस्ट काउंट है। तो फिर आप जब आप 6000 एंगस्ट्रॉम कहते हैं तो इसका मतलब एक्चुअली वो वेवलेंथ 5999 से लेकर 6001 एंगस्ट्रॉम तक कहीं भी हो सकती है। तो पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, जब हम मोनोक्रोमेटिक भी हम कहते हैं तो तात्पर्य हमारा बैकग्राउंड में ऐसा होना चाहिए कि एक्चुअली जब मैं लैम्डा वेवलेंथ की लाइट की बात करता हूँ तो मैं केवल लैम्डा वेवलेंथ की लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लैम्डा से लेकर उससे थोड़ा एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, इस बीच का जितना रेडिएशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इसे मैं इसके लिए मैं अक्सर एक विंडो शब्द इस्तेमाल करूँगा। आप इसे एक छोटी सी खिड़की की तरह सोचिए, एक सिंगल वेवलेंथ नहीं है, एक वेवलेंथ की एक छोटी सी रेंज है, लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। तो जब मैं सामान्य भाषा में ये भी कहूँ कि हमने किसी ऑब्जेक्ट पे लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन डाला, तो आपको उस पर ये समझना है जो रेडिएशन हमने उस पर इंसिडेंट किया था वो एग्जैक्टली लैम्डा का नहीं था, वो लैम्डा से लेकर और लैम्डा से थोड़ा ऊपर एक स्लाइटली एक डिफरेंट वेवलेंथ, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, उस बीच के सारे रेडिएशन हमने उस पर डाले थे। ये पूरा, ये लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच जितने पॉसिबल वेवलेंथ्स हैं वो सारी की सारी वेवलेंथ हमने उस पर इंसिडेंट की थी। और तब हमने देखा था, माना हम एब्जॉर्प्शन का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, इसमें से कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक थ्योरेटिकली तो आप एक बार को बात कर भी सकते हैं, और क्वांटम मैकेनिक्स के बाद तो खैर वो बात भी खत्म हो जाएगी आपकी, बट एटलीस्ट एक्सपेरिमेंटल व्यू पॉइंट से आपको सोचना चाहिए, स्ट्रिक्टली मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की बात हम नहीं कर सकते हैं। जब भी हम, अगर सामान्य भाषा में मैंने जब ये कहा कि इस वेवलेंथ पे इसका एब्जॉर्प्शन 0.8 था, तो आपको ये सोचना है इस वेवलेंथ के अराउंड अगर एक छोटी सी विंडो है, विंडो का मतलब एक वेवलेंथ की रेंज है, उस वेवलेंथ रेंज के बीच के रेडिएशन अगर हम इंसिडेंट करें तो उनके लिए इसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है, 0.8। ओके, तो ये तो सामान्य ऑब्जेक्ट्स की बात हुई कि हाँ, सामान्य ऑब्जेक्ट पे आप लाइट डालते हैं तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर रही हो, 100% एब्जॉर्ब कर रही हो, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 हो, और किसी के लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 0.8 हो, किसी के लिए 0.6, अलग अलग हो सकता है। तो अब हम ब्लैक बॉडी को डिफाइन कर रहे हैं। ब्लैक बॉडी के लिए ए लैम्डा इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल लैम्डा। इसी चीज़ को आप फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं, ए न्यू इक्वल टू 1। फ्रीक्वेंसी के टर्म में एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को हम ए न्यू लिखें। क्या मतलब है इस चीज़ का, ब्लैक बॉडी वो ऑब्जेक्ट है जिसके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 है, हर एक वेवलेंथ के लिए, हर वेवलेंथ के रेडिएशन को वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। इसी तरह की डेफिनेशन तो आप देते हैं। ओके, ब्लैक बॉडी अपने पे पड़ने वाले हर एक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये है। ब्लैक बॉडी कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है जिसके लिए एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट 1 है। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे भी लिया था, लेकिन यहाँ पे की ऑब्जेक्ट का मेरा एग्जांपल में ऐसी थी, ये अल्ट्रावायलेट को तो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर रही थी, पर ग्रीन और रेड को पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं कर रही थी। लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं है, केवल एक वेवलेंथ को नहीं, अपने पे पड़ने वाला किसी भी रेडिएशन को, किसी भी वेवलेंथ को जो पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे ब्लैक बॉडी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी दिस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सिंपली कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ, ये आप एलिमेंट्री क्लासेस में पढ़ा है, जो टॉपिक्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट मेंशन देम। एक आप यहाँ पे किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। मैं किरचॉफ लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, किरचॉफ लॉ
थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड जो किरचॉफ लॉ होते हैं, रफली गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स, जो जो जिस वेवलेंथ को जितनी अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है उतनी अच्छी तरह इमिट भी करता है अंडर प्रॉपर कंडीशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, एक वो। तो वहाँ से हम ये शो कर सकते हैं, ये थर्मोडाइनमिक्स के आर्ग्यूमेंट्स हैं, मैं इसको सिंपली स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। हम ये शो कर सकते हैं किसी ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है, अब ब्लैक बॉडी के स्पेक्ट्रम को मैं भी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, बट ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम होता है वो, मैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम से मेरा मतलब है उसका इमिशन स्पेक्ट्रम, वो उसके केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नोशन रफली ये है, मैं अगेन डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। माना आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाई ब्लैक बॉडी, कैसे कंस्ट्रक्ट की मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपने माना एक ब्लैक बॉडी बनाई मेटल की, ठीक है, और एक ब्लैक बॉडी बनाई नॉन मेटल की, किसी तरीके से आपने बना ली। तो फिर अगर दोनों ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर आपने सेम रखा हुआ है तो उन दोनों से आने वाला स्पेक्ट्रम एक ही नेचर का होगा। वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कि एक ब्लैक बॉडी मेटल की बनी है, माना सोने की बनी है, और एक ब्लैक बॉडी किसी नॉन मेटलिक ऑब्जेक्ट की बनी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिंपली नोशन ये है, ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है, इमिशन स्पेक्ट्रम, वो प्योरली उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बहुत सिंपल आर्ग्यूमेंट से हम शो कर सकते हैं, ओके, ब्लैक बॉडी का ये। इनफैक्ट थर्मोडाइनमिक्स से हम को मैं इसका प्रूफ कुछ इस तरीके से भी किया जा सकता है कि अगर ये चीज़ ट्रू ना हो तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स वायलेट हो जाएगा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर आपको ध्यान हो, और सेकंड ईयर वालों के सिलेबस में है, वो तो करंटली टच में होंगे, और इनफैक्ट ये तो फंडामेंटल लॉ है, सभी को पता होना चाहिए। सेकंड लॉ के स्टेटमेंट एक्चुअली नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, जो यूजुअल स्टेटमेंट्स होते हैं कि इस तरह का इंजन नहीं कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, या इस तरह का रेफ्रिजरेटर नहीं बनाया जा सकता है। तो अगर जो हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देते हैं, जिसको मैं यहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, पर आर्ग्यूमेंट इस तरह से जाता है कि अगर ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम टेम्परेचर के अलावा और क्वांटिटीज़ पे भी डिपेंड करे तो फिर आप सेकंड लॉ को वॉयलेट कर पाएंगे। और क्योंकि सेकंड लॉ का वायलेशन नहीं होता है, सेकंड लॉ अगर ट्रू है, तो इसका मतलब हमारा ओरिजिनल एजम्पशन गलत था, और ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है वो केवल डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। ओके, तो मैं इस पार्ट को स्किप कर रहा हूँ। तो लेकिन ये थर्मोडाइनमिक्स से बहुत इजीली शो किया जा सकता है कि अगर हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को स्टडी करना चाह रहे हैं तो हमें जो एकमात्र चीज़ ये स्टडी करनी है, थ्योरेटिकल भी अगर हम बात करें, कि थ्योरेटिकली उसका जो स्पेक्ट्रम है उसके टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है, तो उसको हम इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे इन स्टडीज़ के दौरान। लेकिन अब एक पॉइंट ये जो आया पहले, ब्लैक बॉडी का इमिशन स्पेक्ट्रम, और ये इनिशियली मैंने नोटिस किया है, स्टूडेंट्स कई बार इस पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि ब्लैक बॉडी एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो अपने पे पड़ने वाले हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर ब्लैक बॉडी से आपको रेडिएशन मिलेगा कैसे? स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? उस ऑब्जेक्ट से आपको कुछ रेडिएशन मिल रहा है। तो फिर अगर ब्लैक बॉडी अपने पे पड़ने वाले सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर उसके स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम वो भी मैं इमिशन स्पेक्ट्रम कर रहा हूँ, उससे उत्सर्जन हो रहा है किसी लाइट का, उसका पूरा स्पेक्ट्रम है, तो वो फिर उत्सर्जन का कोई मतलब ही नहीं रहा। एक्चुअली मतलब है। जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन का सेंस ये है, अगर बाहर से कोई रेडिएशन इस पर डाला जाए तो उस रेडिएशन को ये ऑब्जेक्ट पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगी, एक्सटर्नल रेडिएशन को। लेकिन इसके इंटरनल जो प्रोसेसेस हो रही हैं उसके कारण ये अपना रेडिएशन जनरेट और इमिट करती है। और जब मैं इंटरनल प्रोसेस कहता हूँ, उस इंटरनल प्रोसेस का मतलब है बेसिकली टेम्परेचर के कारण यहाँ जो चीज़ होती हैं, बाद में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। टेम्परेचर के कारण एक्चुअली होता क्या है, मैं एक टेक्निकल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। टेम्परेचर के कारण वो जो ऑब्जेक्ट जो है उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट हो जाते हैं। अभी ये शब्द आपको शायद बहुत ज़्यादा समझ ना आए, लेकिन यही है नोशन। अभी जो मैं चीज़ को क्लियर करना चाह रहा हूँ उसके लिए इस शब्द को भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। मीनिंग ये है, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ये है, बाहर से पड़ने वाले सारे रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हमने ऐसा नहीं कहा कि वो अपना रेडिएशन इमिट नहीं कर सकता है। अपनी जो प्रोसेसेस हैं टेम्परेचर के कारण, जिसको मैं कहूँगा कि उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्साइट हो जाते हैं, तो उसके कारण यहाँ आंतरिक प्रक्रिया के कारण ये अपना रेडिएशन जनरेट करता है और वो ऑब्जेक्ट से बाहर निकलता है, ब्लैक बॉडी से बाहर आ रहा है। और ये थर्मोडाइनमिक्स के आर्गूमेंट जिसकी मैंने बात की, उससे हम यही शो कर सकते हैं कि इससे जो ये रेडिएशन निकल रहा है, जिसे हम इसका इमिशन स्पेक्ट्रम या सामान्य भाषा में हम केवल स्पेक्ट्रम कह देते हैं, ब्लैक बॉडी का स्पेक्ट्रम यही है। ये स्पेक्ट्रम केवल इसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि इसकी सरफेस टेढ़ी मेढ़ी है या लोहे की बनी है या सोने की बनी है, लकड़ी की बनी है। अगर ये ब्लैक बॉडी है, परफेक्ट ब्लैक बॉडी है, तो इसका जो स्पेक्ट्रम की क्वालिटी है, इमिशन स्पेक्ट्रम की क्वालिटी, वो केवल डिपेंड करेगी देखिए एब्जॉर्प्शन
तो ब्लैक बॉडी का बहुत सिंपल है, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट तो 1 होता है। तो बात केवल जब हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं तो स्पेक्ट्रम से हमारा तात्पर्य क्या हो सकता है, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज ना करें कि ब्लैक बॉडी का मतलब ये है कि वहाँ से कोई रेडिएशन नहीं निकलेगा। नहीं भाई, ब्लैक बॉडी से डेफिनेटली रेडिएशन निकलता है और वो डिपेंड करता है केवल उसके टेम्परेचर पे, और उसी को हमने स्टडी करना है। एक्चुअली होता क्या है इन आर्ग्यूमेंट्स के कारण, जो ये आर्ग्यूमेंट है कि ब्लैक बॉडी का रेडिएशन की जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसका फीचर्स जो हैं वो केवल उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। इसलिए इन प्रिंसिपल ब्लैक बॉडी को स्टडी करना सबसे आसान है। आपको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि मेरी ब्लैक बॉडी में आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं कि गोल्ड के मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स या कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, क्योंकि उससे तो उसके रेडिएशन उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। उसका रेडिएशन तो जिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है वो केवल उसका क्या है, टेम्परेचर। तो इसीलिए हम ब्लैक बॉडी की स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए लोगों ने ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को समझने की कोशिश की। उन्होंने किसी ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट कोई कागज़ का टुकड़ा जो कि सफ़ेद दिखता है, या कोई ब्लैक बोर्ड जो कि काला दिखता है, या कोई हरे रंग का कपड़ा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझने के बजाय उन्होंने पहले ब्लैक बॉडी की कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश की। लेकिन ब्लैक बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक को समझते समझते ये पता लगा कि क्लासिकल फिजिक्स में कहीं कुछ लैकूना है और हमें क्लासिकल फिजिक्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और वहाँ से आई क्वांटम फिजिक्स। तो यहाँ पे कुछ जो मैंने मटेरियल स्किप किया है, ये मोस्ट ऑफ दिस मटेरियल आप स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, किरचॉफ्स लॉ वगैरह, और थोड़ा सी जो उसके थर्मोडायनामिक आर्गूमेंट्स हैं वो भी आप बुक में देख सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू दैट दिस। अच्छा, अब एक और चीज़, मुझे स्पेक्ट्रम से रिलेटेड एक शब्द आपको डिस्टिंक्ट होना चाहिए। स्पेक्ट्रम जो है, जब मैं इमिशन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा हूँ, किसी ऑब्जेक्ट से जो हमें लाइट मिलती है, वेरी रफली अगर ये कहूँ, तो इमिशन स्पेक्ट्रम आपका दो तरह का हो सकता है। ओके, एक जिसे हम डिस्क्रीट कहते हैं और एक कहते हैं कंटिन्यूस। डिस्क्रीट का मतलब होता है अलग अलग, कंटिन्यूस का मतलब लगातार। ओके, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कैसा हुआ, मैं एग्जांपल देता हूँ। हाइड्रोजन एटम में जो लाइमन बामर लाइंस आप पढ़ते आए हैं, ओके, वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम है। अब वैसे वो सब क्वांटम मैकेनिक्स के बाद हमें टेक्निकली बात करनी चाहिए, पर पीछे से आप इस चीज़ को स्कूल लेवल से और बीएससी में अपना पढ़ते आए हैं। तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं आज की डेट में, बोर मॉडल और उसके बेसिस पे इस तरह के कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं। मैं एग्जैक्ट उनके डिस्टेंस में फोकस नहीं कर रहा हूँ, बट डिस्टिंक्ट एनर्जी लेवल्स होते हैं। और जब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन नोवल एनर्जी लेवल में आता है, तो जितना ये एनर्जी का डिफरेंस होता है, इस एनर्जी के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग का फोटोन आपको मिल जाता है। अगेन फोटोन का कंसेप्ट ही इसके बाद आता है, बहुत काफ़ी बाद आता है, बट स्टिल वो लैंग्वेज आप जानते हैं, इसलिए मैं उस टर्म को यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये जो रेडिएशन आपको मिलेगा, ये एक डेफिनेट फ्रीक्वेंसी या एक डेफिनेट वेवलेंथ का होगा। ये इस डिफरेंस के बराबर का एनर्जी का फोटोन होगा वो। ओके, इसको हम स्पेक्ट्रम में इस तरह से दिखाते हैं। अगर माना ये वाला ट्रांजिशन हुआ, तो स्पेक्ट्रम जब जो व्यक्ति लैब में ऑब्जर्व कर रहा है, उसे केवल एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दिखी गई। इस तरफ को हम वेवलेंथ प्लॉट कर रहे हैं, लेकिन उसको ये वाली वेवलेंथ की लाइट नहीं दिखी, ये वाली नहीं दिखी, ये वाली नहीं दिखी। उसको केवल ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट क्यों दिखी? क्योंकि इस समय जो फोटोन आया, अगर मैं फोटोन शब्द अभी से इस्तेमाल करना शुरू कर दूं, जो कि वैसे गलत है, मुझे अभी नहीं बोलना चाहिए, बट ये जो फोटोन है, ये इसकी एनर्जी हमेशा इस वेवलेंथ के बराबर होगी, या ये हमेशा इस वेवलेंथ का फोटोन बनेगा। अगर ये वाला ट्रांजिशन होता है, इसके बजाय ये वाला ट्रांजिशन होता है, तो इस ट्रांजिशन की एनर्जी ज़्यादा है, तो ज़्यादा एनर्जी के करस्पॉन्डिंग उस फोटोन की, इमिटेड फोटोन की वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन वो ये होगी, ये अलग वेवलेंथ। तो माना किसी सिस्टम में यही दो ट्रांजिशन हो सकते हैं, तो उसमें आपको या तो इस वेवलेंथ का फोटोन मिलेगा, इस वेवलेंथ की लाइट मिलेगी, या इस वेवलेंथ की लाइट मिलेगी। ये जो बीच के मिसिंग जितनी, ये बीच की जितनी पॉसिबल वेवलेंथ हो सकती हैं, ये उसके स्पेक्ट्रम में मौजूद नहीं होंगी। तो ये डिस्क्रीट है, एक वेवलेंथ, फिर दूसरी वेवलेंथ, फिर कोई तीसरी वेवलेंथ, फिर कोई चौथी वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ। बीच की वेवलेंथ क्या है? गायब। ओके, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये आइडिया एक्सपेरिमेंटली ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे भी अगर मैं इस वेवलेंथ को लैम्डा कहता हूँ, तो टेक्निकली हमारा मीनिंग है ये वेवलेंथ लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। एक्सपेरिमेंटल एरर्स के कारण सोचें, या बाद में क्वांटम मैकेनिक्स में आप इसे अनसर्टेनिटी रिलेशन से भी रिलेट कर पाएंगे। अगर मैं ये भी कहता हूँ कि 6000 किसी ऑब्जेक्ट के डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम में मुझे 6000 एंगस्ट्रॉम की लाइट मिली, तो आपको ये सोचना चाहिए एग्जैक्टली वो 6000 एंगस्ट्रॉम के अबाउट थोड़ा बहुत अनसर्टेनिटी जरूर होगी। ओके, बट दिस इज द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। पॉइंट ये है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मतलब कुछ अलग अलग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज या डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। लेकिन इसके बजाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? अगेन मैं सिंपलेस्ट एग्जांपल दूंगा। सनलाइट को अगर आप प्रिज्म से गुजारें, या आपके पास जो प्लास्टिक की कोई ऑब्जेक्ट हो, कई बार कोई प्लास्टिक के पेन्स होते हैं जो जिनकी शेप थोड़ा स्ट्रेट लाइन एजेस जिसके होते हैं, उससे अगर आप लाइट को पास करें, तो दीवार पे आप देखते हैं कि आपको स्पेक्ट्रम मिलता है।
वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है। तो वो स्पेक्ट्रम का कैसा दिखता है, दीवार पे अगर आप देखें एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा, लेकिन ये बाउंड्री ऐसी नहीं दिखती हैं, ये बाउंड्री तो हम हाथ से बनाते हैं। आप अगर देखें एक कलर होता है और वो कलर धीरे धीरे फेड होता है और फिर दूसरा कलर शुरू हो जाता है और फिर तीसरा और चौथा और पांचवा। क्या मतलब है, आपको ये वाली लाइट भी मिल रही है इस फ्रीक्वेंसी की, जो भी फ्रीक्वेंसी हो, जो भी वेवलेंथ हो, ये भी, और ये वाली भी मिल रही है इसके बगल वाली, और अगर आप इनके बीच की भी वेवलेंथ को एक्सप्लोर करेंगे वो भी इस स्पेक्ट्रम में मौजूद है। मतलब उस स्पेक्ट्रम में यहाँ से लेकर यहाँ तक की हर वेवलेंथ या हर फ्रीक्वेंसी मौजूद है। जबकि डिस्क्रीट में क्या था, ये वेवलेंथ मौजूद है, उसके बाद ये बीच की वेवलेंथ नहीं है, फिर सीधे सीधे कोई दूसरी वेवलेंथ। फिर ये मैं जस्ट ऐसे ही अगर नंबर्स लिखूं, माना एक वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम की और एक फिर 5276, मैंने ऐसे ही लिख दिया नंबर जस्ट ऐसे ही, लेकिन इनके बीच की वेवलेंथ उस स्पेक्ट्रम में नहीं है। इस स्पेक्ट्रम में भी अगर ये दो वेवलेंथ्स हैं, माना ये 5276 है और ये है 6000 माना, लेकिन इनके बीच की हर एक पॉसिबल वेवलेंथ जो है 5300 या 5276.1, 5276.2, 5276.3 से लेकर 6000 तक हर एक वेवलेंथ मौजूद है। दिस ये है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूस में भी आपको ये सोचना है, हो सकता है अगर आप आंख से उस सनलाइट के स्पेक्ट्रम को देख रहे हैं, ये आप अगेन केवल उसके विजिबल पार्ट को देख रहे हैं। टेक्निकली उस स्पेक्ट्रम में रेड से ज़्यादा वेवलेंथ वाले कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं जो आपको आंख से नज़र नहीं आ रहे हैं, इंफ्रारेड एंड फार इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, और उसमें विजिबल से कम वेवलेंथ वाले कंपोनेंट्स भी हैं, अल्ट्रा वायलेट एंड दिस एंड दिस एंड दिस। सन की लाइट में आप जानते हैं, हम बोलते भी कि अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट होता है, वो अलग बात है, ओजोन लेयर उसे ऊपर पे ही रोक देती है। तो अगर अंतरिक्ष में जाके हम एक्सपेरिमेंट करें प्रिज्म से, और हमारी आँख के अलावा हम पे बाकी यंत्र भी अगर मौजूद हों जो अल्ट्रा वायलेट और उस लाइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि सनलाइट में हर कंपोनेंट मौजूद होता है। तो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और मैं एक शब्द का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसको आगे खुद ही आप समझने की कोशिश कीजिएगा। डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम जो है वो एक एंटिटी के कारण प्रोड्यूस होता है। एंटिटी से मेरा मतलब ये है, हम एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहे होंगे, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है पर एक छोटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप एटम सोचिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हम केवल एक एटम की बात करते हैं, एक न्यूक्लियस, उसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, अलग अलग ऑर्बिट, एक एंटिटी, एक एटम। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहाँ मिलता है, मैं सीधे आपको देता हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलता है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट डेंस फॉर्म में होती है। डेंस सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, इवन गैस भी अगर हाई उस पर है प्रॉबली उससे भी वो आ सकते हैं। बट ये दिस गोल्ड का एक अकेला एटम है तो उससे आप गोल्ड का स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम मिलेगा। पर गोल्ड जब सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड ब्लॉक ऑफ गोल्ड, और आप उसको टेम्परेचर उसका रेज कर रहे हैं हाई टेम्परेचर पे, तो उससे आने वाला जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, उसमें सारी वेवलेंथ्स मौजूद होंगी। ओके, तो वही एलिमेंट जो है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम तब देगा जब वो, जिसे आप डाइल्यूट या रेयर बोलना चाहिए, या लेस डेंस, एक्चुअली डेंसिटी के टर्म में सबसे आसान है, डेंसिटी जब बहुत कम होती है तब प्रोड्यूस होते हैं डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, और डेंसिटी जब हायर होती है तो ये। और इसके बैकग्राउंड में जो फिजिक्स है वो भी आपको समझनी होगी। एक्चुअली ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, इसको हम कहते हैं, बाद में आप देखेंगे, समथिंग कॉल्ड कलेक्टिव फिनोमिना। कलेक्टिव फिनोमिना का मतलब बहुत सिंपल है, यहाँ आप अकेले एटम की बात कर रहे हैं, दूसरा एटम है लेकिन ये इससे इतना दूर है, डेंसिटी बहुत कम है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, एक एटम यहाँ है और दूसरा एटम से बहुत दूर है, तो जो इसका जो भी फिनोमेना इसमें हो रहा है वो इसका अपनी प्रोसेस है, अपना एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में आ गया, समथिंग लाइक दिस। लेकिन जब सॉलिड किसी लैटिस अरेंजमेंट में अरेंज है, एक एटम, उसके बगल में दूसरा एटम, तीसरा एटम, चौथा एटम, पाँचवा एटम, दिस बहुत छोटी वॉल्यूम में भी आपके 10⁻23 1 मोल टाइप की एंटिटीज़ आपकी मौजूद हैं। तो इस सिस्टम में जो प्रोसेस हो रही है उसमें कोई एक पार्टिसिपेंट नहीं है, ये इस पूरे मटेरियल का कलेक्टिव फिनोमेना, सब मिला के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो रफली नोशन यही है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है वो कलेक्टिव फिनोमेना होता है, जबकि डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम किसी एक एंटिटी, वो एंटिटी एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है, कुछ मॉलिक्यूल्स मिला के भी हो सकता है, थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर, बट एक एंटिटी की बात है। और जब बहुत 1 मोल तक के ऑर्डर के या लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक साथ हों, एलिमेंट्री एंटिटीज़, तब आपको मिलता है वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो जो हम ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा होता है, उसमें सारी वेवलेंथ्स मौजूद होती हैं। इनफैक्ट ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को एक और शब्द भी कहा जाता है, कंप्लीट स्पेक्ट्रम। कंप्लीट इसी सेंस में है, इन प्रिंसिपल ब्लैक बॉडी किसी भी टेम्परेचर पे हो, उसमें सारी फ्रीक्वेंसीज या सारी वेवलेंथ मौजूद होती है।
ओके आगे आप देखेंगे इंटायरली ट्रू नहीं है, लेकिन किसी सेंस में ट्रू भी है और क्यों नहीं है वो आप आगे खुद ही समझिए दिस। लेकिन इसीलिए ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को हम कंप्लीट भी कहते हैं। तो इस नोशन को सब क्लियर कर लीजिए, ब्लैक बॉडी से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, वो बाहर से पड़ने वाली लाइट की हम बात नहीं कर रहे हैं, उसको तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर चुका है, पर उसके अंदर जो खुद एलिमेंट्स हैं, आप आज की डेट के हिसाब से सोचें, आप उसे एटम सोच सकते हैं एक बार को। ब्लैक बॉडी जिस मटेरियल से बने हुए उसके जो एटम्स हैं, वो एटम्स कलेक्टिवली कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं कि टेम्परेचर के कारण उस मटेरियल से खुद कुछ इमिशन हो रहा है, उस ब्लैक बॉडी से खुद कुछ इमिशन हो रहा है। तो उसी को हम कह रहे हैं कि ये उसका क्या है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ओके, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम के लिए एक और शब्द कई बार इस्तेमाल किया जाता है, समथिंग कॉल्ड कैविटी रेडिएशन। अब कैविटी रेडिएशन क्या है, मैं इसको अभी तो एटलीस्ट टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लेट मी जस्ट ड्रॉ वन फिगर, अगर आपको बुक में मिले तो यू कैन लुक एट दिस थिंग, ये समथिंग लाइक दिस एंड दिस। ये आँख का फिगर नहीं है, प्रॉब्ली आपने वैसे पढ़ा होगा, ये लैब में ब्लैक बॉडी के जो एटलीस्ट इनिशियल स्टेजेस में जो एक्सपेरिमेंट किए जाते थे इस तरह के ऑब्जेक्ट से किए जाते थे दिस। और वन फाइनल थिंग बिफोर आई मूव अहेड, ब्लैक बॉडी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको मैं दूं, ये आप यहाँ से आपको एक नोशन क्लियर हो जाना चाहिए, ब्लैक बॉडी ब्लैक नहीं दिखेगी। बाहर से अगर हमने रेडिएशन डाला तो उसको तो पूरा एब्जॉर्ब कर रहा है, पर अपने टेम्परेचर के कारण ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट करता है। और ये रेडिएशन का लगभग कैरेक्टरिस्टिक वैसी है जैसे आपको रियल लाइफ में इस सेंस में दिखता है। अगर आप कोई लोहे का, हम जैसे कहते हैं कोई टुकड़ा अगर आप आग में डाल दें और आग का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा हो, लोहे के टुकड़े का टेम्परेचर बढ़े तो वो धीरे धीरे ज़्यादा 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 ग्लो करता है, रेडिश होता है, फिर ब्लूइश होता है, फिर वाइट होने लगता है। तो वो लोहे का टुकड़ा ब्लैक बॉडी तो नहीं है, पर रफली टेम्परेचर के हिसाब से उससे जो इमिट हो रहा है उसका उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो रहा है। तो ये तो ऐसे ब्लैक बॉडी में, ब्लैक बॉडी जो है वो हर टेम्परेचर पे इमिशन करती है। लो टेम्परेचर पे हो सकता है उससे आने वाला स्पेक्ट्रम बहुत वीक होता हो, लेकिन जैसे जैसे आप उसका टेम्परेचर रेज करेंगे, वीक एक क्वालिटेटिव शब्द है, आगे इसे हम क्लियर करेंगे, लो टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी से रेडिएशन तो आ रहा है बट उसका इमिशन स्पेक्ट्रम तो आ रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ कम है, वीक है वो। लेकिन जैसे जैसे हमने ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर रेज किया तो उससे आने वाला जो इमिशन, जो इसका स्पेक्ट्रम है, वो स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर हो रहा है। तो अब ब्लैक बॉडी के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लैक बॉडी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो आप डेली देखते हैं, द सन। अभी बड़ा आश्चर्यजनक आपको लगेगा, लेकिन हमारा सूर्य जो है वो एक ब्लैक बॉडी, ऑलमोस्ट एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पज़। सन इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ ब्लैक बॉडी। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा कुछ क्वालिफायर्स बताने पड़ेंगे आपको। एक्चुअली जब मैं सन की बात करता हूँ, हम सन की सरफेस की बात कर रहे हैं। सन बहुत बड़ा है, और सन इज़ वेरी वेरी लार्ज, ऑलमोस्ट स्फेरिकल जैसा। हमने ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या दी है, किसी ऑब्जेक्ट पे कोई रेडिएशन डालें और वो उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब कर ले तो वो ब्लैक बॉडी है, कोई भी रेडिएशन। तो थिंक ऑफ इट दिस वे, सन पे अगर आप कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं, चाहे फोटोन सोचो चाहे वेव, वैसे हमें फोटोन की बात नहीं करनी चाहिए, तो सन की सरफेस के अंदर अगर वो फोटोन एक बार एंटर कर गया तो वो फोटोन अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो सन के पार नहीं निकल सकता है। इसे आप ऐसे भी सोच सकते हैं, सन इतना लार्ज है और अंदर, उसके अंदर इतनी सारी एंटिटीज़ मौजूद हैं इस लार्ज साइज़ के कारण कि देर सवेर ये फोटोन इंटरेक्ट करके क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब। मैं बहुत रफली इस आंसर को दे रहा हूँ, बट हम अपनी ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन से इसे कंपेयर करें। मैंने कोई फोटोन डाला, कोई भी फोटोन किसी भी वेवलेंथ का, कोई भी कहीं से भी, इस सरफेस के अंदर अगर वो चले गया तो वो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा, तो हो तो गया ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के लिए हमें मटेरियल और इस के टर्म में डिफाइन नहीं करते हैं हम, ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन ये देते हैं, कोई ऑब्जेक्ट अपने पे पड़ने वाले हर एक रेडिएशन कंपोनेंट को एब्जॉर्ब कर ले, हर एक वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर ले, तो वो क्या है, ब्लैक बॉडी। तो सन इसीलिए बॉडी है। अब दूसरा क्वालिफायर जो यहाँ पे है, सही मुझे ये बोलना चाहिए सन नहीं, सन की सरफेस। कहाँ पे आपने फोटोन डाला और उसके बाद वो आपको मिला नहीं, वो एब्जॉर्ब हो गया, वो है सन की सरफेस। तो सन की सरफेस जो है वो एक ब्लैक बॉडी। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है नोशन, क्यों सरफेस की हमें बात करनी चाहिए सन की। सन के टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन आप जानते होंगे, जिसे हम सन की सरफेस कहते हैं, उसका टेम्परेचर रफली 6000 केल्विन होता है, रफली 6000 केल्विन। येलो सन जो हमारा है उसकी सरफेस टेम्परेचर रफली 6000 केल्विन है, जबकि सन के कोर में जो टेम्परेचर है वो तो मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे तो मिलियंस ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस लगातार हो रही है, यहाँ तो टेम्परेचर बहुत हाई है। तो अगर मैं सन को ब्लैक बॉडी की तरह ट्रीट कर रहा हूँ तो इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हम कितना मानेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है।
ये पार्ट ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट नहीं कर रहा है, ब्लैक बॉडी की तरह एक्ट कर रही है उसकी सरफेस जिसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन। तो सन को जब मैं ब्लैक बॉडी कहता हूँ तो हमारा तात्पर्य है सन की सरफेस एक ब्लैक बॉडी है, और अगर आपको कोई पूछे उस इस समय इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है तो आप उसके सरफेस टेम्परेचर को रेफर करेंगे 6000 केल्विन। तो सन इज़ अ ब्लैक बॉडी एट 6000 केल्विन। तो जो मैं बात कर रहा था, माना आज की डेट में हमने अर्थ पे कोई ब्लैक बॉडी बनाई, आपने ऐसे, या अब तो और भी टेक्निक्स हैं, माना अर्थ पे आपने एक ब्लैक बॉडी बनाई, कैसे बनाई मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, आपका इंस्ट्रूमेंट ऐसा दिखता है, माना ये ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करता है, माना अगर आप इसको भी 6000 केल्विन तक गर्म कर दें तो इससे जो इमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा और सन से जो 6000 केल्विन की ब्लैक बॉडी से जो इमिशन स्पेक्ट्रम मिल रहा है, दोनों एक जैसे होंगे। जो हम कह रहे हैं बार बार, ब्लैक बॉडी का रेडिएशन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है उसका, वो केवल उसके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो चाहे वो सन टाइप की बड़ी ऑब्जेक्ट हो जो कि बेसिकली एक गैसियस और प्लाज्मा फॉर्म का मटेरियल है, या अर्थ पे भी हमने किसी भी तरीके से एक ब्लैक बॉडी बनाई और वो 6000 केल्विन पे है, अगर टेम्परेचर सेम है, हाँ टेम्परेचर अगर आप चेंज कर देंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो ये इसी नोशन को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी का जो वो है स्पेक्ट्रम, वो केवल डिपेंडेंट होता है टेम्परेचर। ओके दिस, सो ये कुछ वो है दिस। अच्छा, तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स से, जब हम ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करना चाह रहे हैं तो ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक से मेरा मतलब क्या है? ब्लैक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक्स को कैरेक्टराइज करने का जो हमारा तरीका है वो है समथिंग कॉल्ड स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ओके, इसको कई बार मोनोक्रोमेटिक इमिसिव पावर भी कहते हैं, बट लेट मी यूज द टर्म स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का नोशन क्या है? अगेन इस तरह से आप सोचें, ये कोई ब्लैक बॉडी है, इसका एरिया कितना भी हो सकता है, इसका सरफेस एरिया, ठीक है। सरफेस की हम बात क्यों करते हैं ब्लैक बॉडी के लिए यूजुअली? क्योंकि जो लास्ट में एनर्जी का इमिशन होगा वो इसकी सरफेस से होगा, और जब ये एब्जॉर्प्शन करता है, जो लाइट आप इस पर डालते हैं वो भी सरफेस से एब्जॉर्ब होती है। ओके, तो ये तो सरफेस ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, ऑब्जेक्ट की सरफेस ब्लैक बॉडी की तरह। इस ऑब्जेक्ट का अपना एरिया बहुत लार्ज हो सकता है, ए माना 10 मीटर स्क्वायर, लेकिन हम 10 मीटर स्क्वायर पे फोकस नहीं करेंगे, हम फोकस करेंगे यूनिट एरिया पे, 1 मीटर स्क्वायर, अगर आप ऐसा यूनिट्स में वर्क कर रहे हैं। ओके, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर की से समझने से पहले आप ये बात कर सकते हैं, माना आप इस ऑब्जेक्ट से आपको रेडिएशन मिल रहा है, रेडिएशन को मैं कई बार रेडिएटिव पावर भी कहूँगा, कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम वहाँ से आ रही है। पावर शब्द आप जानते हैं, पावर का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। माना 1 मीटर स्क्वायर से 1 सेकंड में 10 यूनिट एनर्जी मिल रही है, तो 2 सेकंड में 20 मिलेगी, 3 सेकंड में 30 मिलेगी, तो हम पर सेकंड की बात करते हैं, और पर सेकंड की एनर्जी को हम क्या कहते हैं? पावर। तो पावर शब्द वहीं से है। इमिसिव, इमिशन हो रहा है, ओके, वो भी यूनिट एरिया से। तो माना ब्लैक बॉडी तो कितनी भी बड़ी हो, लेकिन आप केवल उसके यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी आ रही है उस पर फोकस कीजिए। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, माना कुल मिला के इस ब्लैक बॉडी से 50 यूनिट एनर्जी आई, और इसका सरफेस एरिया 10 यूनिट है, तो यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी आ रही होगी? 5 यूनिट। तो यूनिट एरिया से हम कंप्यूट कर सकते हैं या एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। तो किसी ब्लैक बॉडी जिसको हमने टेम्परेचर T पे मेंटेन कर रखा है, उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आती है उसको हम कहेंगे इमिसिव पावर। अभी स्पेक्ट्रल शब्द को मैंने स्पेसिफाई नहीं किया। ये ब्लैक बॉडी है, उसका यूनिट एरिया, 1 सेकंड तक आप अपने एक्सपेरिमेंट को केवल 1 सेकंड तक कंडक्ट कीजिए और देखिए 1 सेकंड में इस यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी आ रही है, उसे आप कहेंगे अरे इस टेम्परेचर पे ये क्या है, इसकी इमिसिव पावर। लेकिन मैंने यहाँ एक शब्द और इस्तेमाल किया है, स्पेक्ट्रल। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब क्या है? जब मैंने ये कहा इससे आने वाली टोटल रेडिएशन एनर्जी, टोटल रेडिएशन एनर्जी का मतलब ये ब्लैक बॉडी से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें सारे कंपोनेंट्स हैं, विजिबल वाले भी, ज़्यादा वाले भी, कम वाले भी। अब तो मैं विजिबल के टर्म में बात भी नहीं करूँगा, उसमें फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ के सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी आई, इमिसिव पावर जिसे हम कह रहे हैं, कुछ एनर्जी रेड वाली वेवलेंथ लेके आई, कुछ ग्रीन वाली, कुछ अल्ट्रावायलेट वाली, कुछ रेडिएशन, ये टोटल एनर्जी। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर का मतलब ये है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का रेडिएशन जो है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में ब्लैक बॉडी की सरफेस से कितनी एनर्जी लेके आया है। बाकी पैरामीटर्स वही हैं, यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी, लेकिन अब हम एनर्जी सारे रेडिएशन की एक साथ मेजर नहीं कर रहे हैं, हम केवल इस पर कंसंट्रेट कर रहे हैं एक टाइम। ये जो रेड वाला कंपोनेंट है, ये जो इससे रेडिएशन निकला, इसमें सारे कंपोनेंट्स हैं। आप एक्सपेरिमेंटली ऐसा कर सकते हैं, इस सारे रेडिएशन में से अगर आप रेड वाले कंपोनेंट को फिल्टर कर दें, बाकी कंपोनेंट्स को रोक दें, अपने
मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट पे जाने से पहले, और केवल रेड कंपोनेंट का मेजरमेंट करें और अब फिर आप ये मेजर करें रेड कंपोनेंट कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, तो उसे आप कहेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर फॉर रेड। ऐसे ही आप ग्रीन वाला कंपोनेंट केवल कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, ग्रीन वाला कंपोनेंट कैसे देखेंगे, आप इस बॉडी को नहीं छेड़ रहे हैं, इसको तो टेम्परेचर टी पे रखा हुआ है, इससे आने वाले रेडिएशन में से आपने केवल ग्रीन कंपोनेंट को अलाउ किया। ग्रीन कंपोनेंट कैसे अलाउ कर सकते हैं, जस्ट क्वालिटेटिवली आप सोचें, बहुत रफ एग्जांपल है बट ये, अगर आपके पास कोई ग्रीन कलर का प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, पतली झिल्ली होती है, तो ग्रीन से सब कुछ ग्रीन क्यों दिखता है, वो केवल ग्रीन लाइट को आने देता है। तो वेरी रफली अगर एक बहुत क्रूड एक्सपेरिमेंट करें, दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी सक्सेसफुल, बट एक क्रूडली आप सोचें, ये इससे तो सारा स्पेक्ट्रम था, अल्ट्रावायलेट भी था, रेड भी था, ग्रीन भी था, ब्लू भी था, सारे कंपोनेंट थे। अगर मैंने इसके आगे एक रेड फिल्टर लगा दिया, लाल रंग की पन्नी लगा दी, तो ये बाकी को रोक देगा, केवल किसको देने जाने देगा, रेड को। मैं मेज़र कर लूँगा ये रेड वाला कितनी लाइट लेके आ रहा है, तो मैं इसे कहूँगा ये यूनिट एरिया से यूनिट टाइम की एनर्जी में मेज़र इस समय कर रहा हूँ, पर इस समय केवल किसके लिए, रेड कंपोनेंट के लिए। रेड कंपोनेंट मतलब एक वेवलेंथ के लिए। ऐसे ही फिर मैंने यहाँ दूसरा फिल्टर लगाया ग्रीन कलर का, जो केवल ग्रीन लाइट को जाने देता है, तो मेज़र कर लूँगा यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में ग्रीन वाला कंपोनेंट जो उस ब्लैक बॉडीज का रेडिएशन का है, एमिशन स्पेक्ट्रम का, वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। ऐसे ही अल्ट्रावायलेट के लिए अलग अलग फिल्टर्स के साथ आप ये काम कर सकते हैं, दिस ओके। या दूसरी तरह से सोचो, आपने इस रेडिएशन को एक प्रिज्म से गुजारा, प्रिज्म से ये अलग अलग कलर्स में बढ़ गया, चलो आप विजिबल के टर्म में सोचो, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, रेड, तो स्पेक्ट्रम आपको दीवार पे ऐसा दिखता है, आपने अपना मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यहां पे रखा, येलो पे इंस्ट्रूमेंट को उठा के जहां पे येलो वाली लाइट पड़ रही थी आपने वहां पे रख दिया, तो इस समय वो केवल येलो लाइट की एनर्जी को मेजर करेगा, क्योंकि बाकी लाइट तो उस पर पड़ी नहीं रही इंस्ट्रूमेंट पे। तो केवल आप एक कंपोनेंट्स कितनी एनर्जी लेके आ रहा है उसको भी मेजर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे वही बात आता है, जब मैं ये कहता हूँ हम केवल लैम्डा वेवलेंथ की लाइट की एनर्जी को मेजर कर रहे हैं, मेरा सही मतलब ये है लैम्डा से लेकर डी लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, एक छोटी सी विंडो जो है, एक छोटी सी वेवलेंथ रेंज जो है, उस रेंज के बीच का जितना रेडिएशन है वो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, हम उसको मेजर अगर करें तो उसी को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ओके, तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर के लिए जो मेरा सिंबल होगा दैट वुड बी ई लैम्डा। अलग अलग बुक्स इसके लिए अलग अलग यूज़ करते हैं, कुछ लोग एफ लैम्डा टी, लैम्डा टी इसलिए लिखते हैं ये टी का फंक्शन है, वेवलेंथ का भी टी का भी। वेवलेंथ का फंक्शन कैसे, रेड वाला हो सकता है ज़्यादा एनर्जी ला रहा हो, ग्रीन वाला कम ला रहा हो, अल्ट्रावायलेट वाला माना जीरो, किस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर अगर बहुत कम है तो हो सकता है उसमें अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट हो ही ना। अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट की एनर्जी आप नापने जाएंगे, आपको पता लगेगा वायलेट कंपोनेंट तो है ही नहीं, अल्ट्रावायलेट कंपोनेंट की एनर्जी कितनी है, जीरो। तो वेवलेंथ के हिसाब से ये ई लैम्डा की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। ओके, इनफैक्ट हमारी सारा एम यही है, हम इस ई लैम्डा को एक्सपेरिमेंटली भी स्टडी कर सकें और थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकें कि ई लैम्डा ऐसा क्यों होता है। ओके, तो ये जो फैक्टर है इसी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ओके, ई लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ टी हमको समझना है एक्सपेरिमेंटली भी और थ्योरेटिकली भी। कुछ बुक्स इस तरह का सिंबल यूज़ कर सकते हैं, आई विल बी यूजिंग दिस सिंबल। ओके, दिस। और इनफैक्ट जो एनर्जी जिसकी हम बात कर रहे हैं, कितनी एनर्जी ये पर्टिकुलर कंपोनेंट लेके आ रहा है, उसको आप ऐसे कंप्यूट करेंगे, ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। डी लैम्डा ये है, ये वेवलेंथ का इंटरवल, इसको आप एक तरह से डेंसिटी भी सोच सकते हैं। इस वेवलेंथ इंटरवल में पर यूनिट वेवलेंथ कितनी एनर्जी लेके आता है, पर यूनिट वेवलेंथ इतनी एनर्जी अगर लाता है तो ये इंटरवल पूरा डी लैम्डा विड्थ का है, तो पूरा ये इंटरवल कुल मिला के कितनी एनर्जी लाएगा, दिस इंटू डी लैम्डा। तो यूजुअली हम इस तरह का फैक्टर इस्तेमाल करेंगे, बट अभी के लिए इफ़ यू कंसिडर दिस, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर से हमारा तात्पर्य ये है ब्लैक बॉडी को टेम्परेचर टी पे मेंटेन कर रखा है, उसके यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में लैम्डा वेवलेंथ वाला रेडिएशन, और जब मैं लैम्डा कहता हूँ लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक के बीच का जो रेडिएशन है वो कुल मिला के कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, उसको हम एक्सप्रेस करेंगे एज ई लैम्डा डी लैम्डा। लेट मी लास्ट समराइज, फिर से इस पॉइंट को फिर से एक बार वो कर रहा हूँ, रिटरेट। ब्लैक बॉडी टेम्परेचर टी, ये पता है ब्लैक बॉडी का रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक केवल टी पे डिपेंड करता है, थर्मोडायनामिक्स से शो कर सकते हैं। ब्लैक बॉडी के यूनिट एरिया से हो सकता है पहले आप उससे टोटल एनर्जी को मेजर कर लें, इस एरिया से बाद में डिवाइड करें, पर जिस भी तरीके से करें आपने केवल उसके यूनिट एरिया पे फोकस किया। यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितनी एनर्जी आ रही है, और वो भी कौन सी, सारी फ्रीक्वेंसीज की मिला के नहीं, आप केवल इस वेवलेंथ रेंज की फ्रीक्वेंसीज रेडिएशन पे फोकस कर रहे हैं, कोई वेवलेंथ लैम्डा और उससे थोड़ा ऊपर की वेवलेंथ लैम्डा प्लस डी लैम्डा। फॉर एग्जांपल से 6000 to 6000 प्लस 1 एंगस्ट्रॉम, 6000 से 6001 एंगस्ट्रॉम के बीच का जितना रेडिएशन है वो कुल मिला के जितनी एनर्जी
यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में लेके आ रहा है उसको मैं लिखूंगा ई लैम्डा डी लैम्डा, लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस डी लैम्डा। ओके, 6000 से 6001 के लिए भी हम इस फैक्टर की बात कर सकते हैं। ऐसे ही फिर 6001 से 6002, विंडो का साइज माना हम हमेशा 1 एंगस्ट्रॉम का रख रहे हैं, तो एक एक एंगस्ट्रॉम की अगर हम वेवलेंथ की विंडोज देखें इस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, ये इस बीच का जितना रेडिएशन आ रहा है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में, ये कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, फिर ये वाला कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, ये वाला कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। डी लैम्डा का साइज अगर सब जगह बराबर है तो ई लैम्डा बेसिकली एनर्जी का मेजरमेंट कर रहा है। वो पर्टिकुलर वेवलेंथ कंपोनेंट जो हैं, वैसे कंपोनेंट्स बोलना चाहिए, बहुत सारे हैं, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ कंपोनेंट कितनी एनर्जी लेके आ रहा है यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में, उसी को हम कहेंगे स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल शब्द क्यों इस्तेमाल किया, इमिसिव पावर आप पहले समझ गए। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, अलग अलग वेवलेंथ। आप ये नहीं नाप रहे हैं कि कुल मिला के ब्लैक बॉडी से कितनी एनर्जी आ रही है, आप इस वेवलेंथ की बात अलग कर रहे हैं। अगेन मैं फिर से रिमाइंड कराऊंगा, मैं एक वेवलेंथ कह रहा हूं पर उसका मतलब हमेशा ये है, मोनोक्रोमेटिक नहीं हो सकता है कभी भी रेडिएशन, आप हमेशा किसी वेवलेंथ रेंज की बात करेंगे। ओके, अनसर्टेनिटी के कारण या किसी भी और चीज़ से आप समझें, ये लैम्डा से लेकर लैम्डा प्लस लैम्डा। तो ये वाला विंडो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, फिर ये वाला विंडो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, ये अलग से बताएंगे। ये वाला विंडो कितनी एनर्जी लेके आ रहा है, ये वाला कितनी एनर्जी लेके आ रहा है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा, द एनर्जी बीइंग ब्रॉट फ्रॉम यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी मेंटेन्ड एट टेम्परेचर T इज रिप्रेजेंटेड लाइक ई लैम्डा डी लैम्डा। तो इसी फैक्टर को हम कहते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ओके, एक एक वेवलेंथ की हम अलग अलग बात कर रहे हैं, बाद में हम एक टोटल इमिसिव पावर की बात भी करेंगे। टोटल कितना इमिशन हो रहा है, सारी टोटल मिला के कितनी एनर्जी आ रही है, जो कि हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ वहाँ से जनरेट होता है। ठीक है, तो दिस इज द स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। तो अब ये भी डेफिनेशन थी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसी ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है उसका कर्व कैसा होता है। लैब में लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए ब्लैक बॉडी के साथ, तो ये ई लैम्डा डी लैम्डा का लैम्डा के साथ बिहेवियर कैसा है, अलग अलग वेवलेंथ पे ई लैम्डा की वैल्यू किस तरह से वेरी करती है, इसको अगर हम प्लॉट करें तो वो ग्राफ किस प्रकार का बनता है, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स। सो थैंक यू एवरीबॉडी।